हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो यूनिट चल रही थी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका हम लोग लेक्चर सेकंड आज बात करने वाले, जिस पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एरेनियम एंड साथ ही साथ इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को भी समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी, सारे बॉन्ड कैसे बने, कैसे टूटा, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने आपको जो लेक्चर फर्स्ट दिया था उस पर मैंने आपको क्या बताया था, एरेनियम एंड का इंट्रोडक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, देखो आप एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक भी पढ़ते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल में तो आपको SN1 SN2 सेट SNI सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एरोमेटिक के केस में मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब आप कराते हैं आपको कुछ नहीं पढ़ना होता, क्योंकि इसके टाइप्स ही नहीं होते। जनरली आप इसमें कभी SN1 SN2 टाइप्स नहीं देखेंगे। ठीक है, इसका रीजन भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे बताया था। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एरेनियम आयन, और इसके बारे में आपको मैं लास्ट लेक्चर पर सारी चीजें डिटेल से बता चुकी हूँ कि एरेनियम आयन क्या होता है, कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्या इससे दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है, सारी चीजें इससे रिलेटेड सब बता चुकी हूँ। उसकी रिएक्टिविटी मैकेनिज्म वगैरह क्या जनरल मैकेनिज्म रहती है, सारी चीजें। ओके, तो आज के लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने बेस कवर कर लिया फर्स्ट लेक्चर पे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एरेनियम आयन के लिए मैकेनिज्म क्या रहती है, साथ ही साथ इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है। ओके, तो यहाँ से हमारा लेक्चर प्रॉपर्ली स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि देखो स्टार्ट करने से पहले सारी चीजें रिकॉल हो जाए तो वो बेटर है। ओके, तो देखो होता क्या, आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया कि अगर आपको बोलूं कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड उठाओ, चाहे बेंजीन लो चाहे कोई भी कंपाउंड लो, अगर आप उस एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने को बोला जाए आपसे, और भी किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये सारी चीजें मैं आपको वहां भी बता चुकी हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की हेल्प से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पाथ मिलता है। यहाँ आपको दो पाथ तीन पाथ नहीं मिलते, जैसे SN1 SN2 ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता। यहाँ आपको एक ही पाथ मिलता है, और अगर एक ही पाथ मिलेगा तो आपको इंटरमीडिएट, जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होता था, दो टाइप के इंटरमीडिएट मिलते थे। SN1 के केस में कार्बोकैटायन मिलता था, और SN2 के केस में आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती थी। ओके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट को इंट्रोड्यूस कराना होता है, जिसे आप बोलते हैं एरेनियम आयन। तो एरेनियम आयन कुछ नहीं है, एरेनियम आपका आयन क्या है, आप कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे आपको हमेशा ही एक एरेनियम आयन, देखो अगर बेंजीन के लिए निकालेंगे तो बेंजीनियम आयन हो जाएगा, सारे कंपाउंड के लिए अपना अपना आयन होगा, बट इसका जो प्रॉपर नाम होता है इसे बोला जाता है एरेनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो एरेनियम आयन बस यही है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, इतनी चीज क्लियर है। आज हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म क्या रहती है एरेनियम आयन की। तो मैकेनिज्म में क्या देखेंगे कि अगर आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिया जाए, उसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये एरेनियम आयन के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या रहती है, एंड देन लास्ट में हम इसका क्या देख लेंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी चेक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए यहाँ से सुनेगा, तो ये बोल रहा है जनरली अगर आपको किसी भी एरेनियम आयन की मैकेनिज्म चेक करनी है तो आपको जनरली दो स्टेप को फॉलो करना होगा। ओके, अब देखो यहाँ आप ये वाला कॉन्सेप्ट मत ले आइएगा जैसा आपने न्यूक्लियोफाइल के केस पे लाया था। क्या हम लोग न्यूक्लियोफाइल के केस पे अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो हम वहां क्या बोलते हैं, अगर आपकी टू स्टेप रिएक्शन होगी, अगर आपका जो मैकेनिज्म है, जो भी रिएक्शन है वो दो स्टेप की होगी, उस केस में आप उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं SN1 रिएक्शन। अगर वन स्टेप की होगी तो आप इसे क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि देखो एरेनियम आयन का फॉर्मेशन की यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो दो स्टेप तो फॉलो करती है, जैसे आपकी SN1 रिएक्शन कराती थी वैसे ये दो स्टेप फॉलो कराती है। लेकिन अगर आप इसका काइनेटिक्स देखेंगे तो इसका काइनेटिक्स SN2 जैसा आएगा, यानी कि SN2 के केस में काइनेटिक्स क्या आता था, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये भी आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देगी। तभी मैं कह रही हूँ इनको कोरिलेट मत कीजिएगा आपस में, क्योंकि करेंगे तो आप क्या होंगे, खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपली ये समझो कि एरोफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना कोई टाइप्स होते हैं, ना SN1 रूट होता है, ना SN2 रूट होता है। सिंपली अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको क्या है, दो स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ क्या होता है, दो स्टेप को फॉलो, मतलब अगर आप सिंपल कहीं बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज मिलेगी कि इसको क्या है, SN2 रिएक्शन से कोरिलेट किया गया है, क्योंकि इनका काइनेटिक्स मैच करता है। ओके, और इनका मैकेनिज्म के थोड़े स्टेप्स भी फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप मैच करेंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज से हो जाएंगे टू स्टेप वन स्टेप में। तो आप सेपरेटली पढ़िए, आपको चीजें वैसे ज्यादा बेटर लगेंगी। ओके, तो क्या हो गया, देखो स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो मैंने क्या बोला, एरेनियम आयन की अगर आपको मैकेनिज्म चेक करनी है तो आपको दो स्टेप को जनरली फॉलो
फॉलो करना होगा। कौन सा स्टेप? पहले स्टेप में आपने क्या करना होगा? पहले स्टेप में आपको मैं सिंपली बोल देती हूँ। पहले स्टेप में आप करेंगे, देखो मैं आपको पढ़ते हुए बताती हूँ, ठीक है, मैं 2 बार वरना रिपीट करना होगा चीजें। तो पहले स्टेप पे क्या होता है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको ये मिली हुई है एरोमेटिक रिंग। ओके, एरोमेटिक रिंग में ये सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम तो होगा, एक हाइड्रोजन एटम सारी कार्बन एटम के पास होगा। ओके, तो क्योंकि सबकी वैलेंसी पूरी करनी है तो एक हाइड्रोजन एटम जरूरी है। ओके, तो ये बन गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले स्टेप में आप क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर को एडिशन कराते हैं। जैसे न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या कराते थे, SN2 के केस में होता था, जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते थे तो SN2 मैकेनिज्म क्या बोलती थी, पहले आप अपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करो, दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करो। तो सेम चीज ये भी ऐसा बोलती है, बट आप इसको मत ही पढ़िए तो ज्यादा बेटर है, अपना अपना पढ़िए। तो यहाँ पर को क्या है, देखो पहले स्टेप पे आप क्या करते हैं, पहले स्टेप पे आपको क्या करना होता है, अपने इलेक्ट्रोफाइल को अपने जो एरोमेटिक रिंग है इसमें ऐड करना होगा। तो मैंने आपको बताया था कैसे ऐड होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पॉजिटिविटी आ जाएगी। ओके, अब देखो अगर आप इसको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन में या फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी बोला था, इसका एडिशन यहाँ बहुत इजी होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि आपकी कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे आपकी बेंजीन है, ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। वेट कीजिए, मैं इंक चेंज करती हूँ। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, क्यों होती है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, ये इसका बेंजीन है, यहाँ पर इसके पी ऑर्बिट दिखाते हैं, और इन पी ऑर्बिट में क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, यहाँ पर कोई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या करते हैं, इनका नेचर होता है डीलोकलाइज, तो ये पूरे सिस्टम में घूमते रहता है। तो यहाँ पर को एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्पीसीज तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन रिच होगी। और इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन रिच। तभी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था, न्यूक्लियोफिलिक वाले केस पे भी बताया था, कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे आपका बेंजीन वगैरह हो गया, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना बहुत इजी होता है, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो खुद में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच को इलेक्ट्रॉन रिच के पास डालना, जैसे आप चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल इससे अट्रैक्ट हो जाए, बट वो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी बहुत इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तभी आपकी बेंजीन रिंग में या फिर एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्टी से होती है, और कराने के लिए भी कुछ एसेंशियल कंडीशंस होती है, जो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक वाले लेक्चर पे ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, अभी आप जस्ट यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये अटैक करेगी इस रिंग में, मैंने बता दिया सिंपल सा अटैक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, अब आप बताइए अटैक करने के लिए पोजीशन कहाँ है। देखो अटैक करने के लिए आपके पास अभी ये सिर्फ पोजीशन है, ये वाली, ये वाली, क्यों, क्योंकि देखो ये जो आपके सिंगल बॉन्ड है ना, ये पूरी रिंग क्या है, इनिशियली अगर मैं यहाँ से ये डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा दूं, तो ये रिंग तो सिंगल बॉन्डेड होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, अगर वहां पे कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड आए, तब इलेक्ट्रॉन रिच कंसीडर किया जाता है कोई भी सिस्टम को। तो बेंजीन को हम क्यों इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर को लगा हुआ होता है डबल बॉन्ड। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो रुकिए, मैंने गलत डबल बॉन्ड लगाया, पूरा सिस्टम गलत हो जाएगा, वेट, हाँ देखो यहाँ पर क्या हो गया, हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। ओके, अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने वाला है, वो ना यहाँ ऐड करेगा, ना यहाँ करेगा, ना यहाँ, क्योंकि ये सारी पोजीशन क्या है, सिंगली बॉन्डेड है। आपको अटैक कहाँ कराना है, इन डबली बॉन्डेड वाले कार्बन पे। ये जो आपका डबल बॉन्डेड है, इस पोजीशन में ही आपका इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ये ऐड कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी यहाँ है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से हो रहा है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो इन पे यानी कि इस पे आपने बात नहीं करनी, वैसे तो सारे कार्बन के ऊपर ही आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देख सकते हैं सारे कार्बन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो क्या होगा, देखो कैसे ऐड होता है मैंने आपको बताया था। आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, और आपको पता है कभी भी आपका कार्बोकैटायन कार्बोएनायन का किस्सा चलता है, जैसे कभी भी आपको कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट मिलता है, कार्बोएनायन एज इंटरमीडिएट मिलता है, तो वहां जो आपकी क्लीवेज होती है वो आपकी हमेशा ही हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है। ओके, और अगर फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट कहीं भी आए तो वहां पर को आपकी होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। ओके, तो आपकी क्लीवेज का अपने ध्यान देना है। यहाँ पर को क्या होगा, आप देखो आपको कैसा इंटरमीडिएट मिल रहा है, कार्बोकैटायन वाला इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो आप यहाँ कौन
कौन सी क्लीवेज कराएंगे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या बोलता है, अगर आपके पास दो एटम है, इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है आप इसे क्लीव कराना चाहते हैं, तो अगर आप हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो ये जो दो बॉन्ड है, ये जो आपका एक बॉन्ड है आपको पता है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आफ्टर क्लीवेज उस एटम के पास चले जाएंगे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सपोज मैं बोलूं कि ए बी के केस में ए आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो आफ्टर क्लीवेज आपको क्या मिलेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बनाए हुए थे, अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, ए की ओर, और ए के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और बी का इलेक्ट्रॉन भी ये लेंगे, क्योंकि देखो पूरे सिस्टम में यहाँ पर को सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है जो कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्रिएट करे हुए, लेकिन जब ये चाहेंगे बॉन्ड टूटे तो ये दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किसके होंगे, किसकी ओर होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ए क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके हुए रखेगा। तो देखो ना जनरली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम क्या देखते हैं, ये कुछ ऐसे होती है, अगर आप इसे देखना चाहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि ए का नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देते हैं, चाहे वो बॉन्ड बना के रखे या फिर बॉन्ड तोड़ के रखे, यानी कि बॉन्ड बना हुआ है फिर भी ये दो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इन पोजीशन में। ओके, तो आफ्टर क्लीवेज क्या होगा, ए के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, और बी का इलेक्ट्रॉन भी ले गया ए, तो बी के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कभी भी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज आपकी क्या होता है, हमेशा कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन देती है, और होमोलाइटिक क्लीवेज आपका फ्री रेडिकल देती है। तो यहाँ आपने क्या कराना है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो आप कहां पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, जहां पे डबल बॉन्ड है। तो सपोज मैं बोलूं कि मैंने यहां पर को कराई हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तो देखो यहां पर आपके दोनों एटम जहां पर ये डबल बॉन्ड है इसी की तो क्लीवेज कराएंगे, सिंगल की तो करेंगे नहीं, सिंगल की करते बट डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की करेंगे। तो आपने बोला कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है मैं चाहता हूं इसे तोड़ूं, और तोड़ेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे, मैंने क्या बोला, एक ही एटम के ऊपर जाएंगे और एक के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आप देखियो यहाँ तो दोनों कार्बन है, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी कार्बन को नेगेटिव चार्ज और किसी को भी पॉजिटिव दे सकते हैं। ओके, तो सपोज मैंने बोला कि चलो मैंने ये बॉन्ड तो तोड़ दिया, क्लीवेज यहाँ पर करा दी, और मैं चाहता हूं कि इस कार्बन को मैं दूं नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन को मैं दूं पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे देखिए जैसे सॉरी सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे दे दूंगी तो पूरी मैकेनिज्म बिगड़ जाएंगे। ओके, तो सपोज मैंने बोला कि मैं इस कार्बन को देती हूँ पॉजिटिव चार्ज और मैं इस कार्बन को देती हूँ नेगेटिव चार्ज। ओके, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर क्लीवेज हुई, तो जैसे ही क्लीवेज होगी अब आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में एक नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल तो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे तो नेगेटिविटी चाहिए, ये डायरेक्ट अटैक करेगा आपके इस बॉन्ड पे। देखो ये अटैक नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, अटैक कौन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब आप बताइए क्या कार्बन के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता। क्यों, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऊपर कभी भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन है इसके ऊपर हमेशा ही आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर कोई इन केस कार्बन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो कार्बन तुरंत जाएगा कि नहीं मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हूं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन क्या ट्राई करेगा, अपने ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज को हटाना, तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रोफाइल को देखेगा, बोलेगा चलो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, मेरे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे देता हूं। तो ये क्या करेगा, आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होता है, बार बार बताती हूँ, दो इलेक्ट्रॉन के, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो आपके इलेक्ट्रोफाइल को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये अपनी भी तो वैलेंसी पूरी करेगा। तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने नेगेटिव चार्ज को एक बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी आपका बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये वाला ये नेगेटिव चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड मतलब भी तो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना इलेक्ट्रोफाइल को, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी भी बैलेंस है। देखो अब आप यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4, देखो कार्बन ने अपने आप को भी सेटिस्फाई किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रोफाइल को दे देता, इसकी वैलेंसी भी तो बिगड़ जाती, फिर इसके ऊपर लग जाता पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिर भी गड़बड़ में रहता। तो इसने क्या किया, एक खुद रखा, एक इलेक्ट्रोफाइल को दिया, जिससे वजह से दोनों बैलेंस हो गए। ओके, ये चीज समझ में आई। तो अब देखो आपको क्या मिला, ये जो स्पीसीज आपकी यहाँ पर जनरेट हुई आफ्टर एडिशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल, इसी को बोला जाता है, इसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है, एरेनियम आयन। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो ना आप यहाँ पर कोई एक और चीज समझो, एरेनियम आयन आपका देखो, सपोज क्या मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें बहुत घिचिर पिचिर कर दी, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बस मैं इनको इरेज कर लेती हूँ, एक मिनट। ओके,
देखो अब पहले क्या, आप पहले रिएक्शन समझो, तब मैं आपको इसका काइनेटिक्स वगैरह फिर एक्सप्लेन करूंगा, तो समझ में आया। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, अपने एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ने ये पोजीशन ले ली और आपको एक कैटायन मिला इस पोजीशन में। ये जो स्पीसीज बनी इसी को बोला जाता है एरिडियम एन। ये तो यहाँ बनेगी, ये तो रिएक्टेंट है, मैंने रिएक्टेंट में रिएक्शन करा के दिखाई है। तो देखो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को एक्स लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर एक्स किया, ना ही इलेक्ट्रोफाइल। तो ये देखो मैं अगर इसे एक्स कर दूं तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके सेम बने। यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिप्रेजेंट किया हुआ है लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन है तो दोनों सेम। देखो बॉन्ड वगैरह सब सेम है, इसी को बोला जाता है एरिनियम एन। तो एरिनियम एन क्या होता है, एज अ इंटरमीडिएट बिहेव करता है। ओके, अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पर को बता दूं कि अगर बेंजीन के केस पे देखो ये मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या लिया, बेंजीन लिया। अगर आप कोई दूसरा लेते तो आपका एरिनियम का टर्म बदल जाता है, जैसे बेंजीन के केस में ये बेंजीनियम बन जाता है। ओके, तो अलग अलग रिएक्टेंट के बेसिस पर आपका इंटरमीडिएट को अलग अलग टर्म से बोला जाता है। ओके, तो बेंजीन है तो ये बन गया बेंजीनियम आयन। ओके, अब आप एक और चीज बताइए, आपको ये चीज तो पता है ना कि आपने क्या रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ रखा है, फ्री रेडिकल के ये एज अ इंटरमीडिएट वगैरह सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा, वहां भी पढ़ रखा है कि आपका जो इंटरमीडिएट बनता है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी कम है, तो ये सारी चीजें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं। अभी जब इतना समझो कि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बोला था, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसे बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना, तो ये क्या है, एक बारी के लिए अनस्टेबल स्पीसीज बनती है, क्योंकि आपके सारे आपके जो इंटरमीडिएट होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होता है। तो आपको इसे मैं प्रॉपर्ली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से तो बताऊंगी, बट साथ ही साथ क्या मैं एक आपको छोटी सी एक और आइडिया से समझा देती हूँ कि क्यों हम अपने इंटरमीडिएट को अनस्टेबल बोलते हैं, और यहाँ पे जो ये एरिनियम आयन बेंजीनियम आयन फॉर्म हुआ है इसे मैं क्यों अनस्टेबल कह रही हूँ। ओके, तो आपको ये भी पता है कि एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के कंपाउंड हो गए। इन दोनों में से स्टेबल कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है एरोमेटिक कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, अब आप बताइए क्यों होता है। आप एरोमेटिक कंपाउंड में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड का एनर्जी लेवल देखेंगे ना, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। और अगर किसी की भी एनर्जी, आप ही की एनर्जी कम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, थके हारे एक जगह बैठ जाएंगे। आप क्या करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, रात को हमारी एनर्जी हो जाती है डाउन, बैटरी हो जाती है डाउन, तो हम क्या करते हैं, थक के सो जाते हैं चुपचाप। ओके, तो वैसा ही क्या है सॉरी, वैसा ही क्या है आपके मॉलिक्यूल में, एरोमेटिक कंपाउंड में भी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड की एनर्जी होती है बहुत कम, तो एनर्जी कम है तो इसलिए रिचार्ज कैसे होगा, ये क्या होता है, थका हारा बैठ जाता है एक जगह, जिसकी वजह से आप इसे बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल है मतलब क्या है, ये एक जगह बैठ सकता है चुपचाप। ओके, तो ये क्या होता है, इसीलिए आप एरोमेटिक कंपाउंड को स्टेबल कहते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है कंपेयर टू स्टेबल, मतलब कंपेयर टू एंटी के कंपेयर में। ओके, और एंटी को आप अनस्टेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी एनर्जी देखेंगे तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक कंपाउंड होता है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसे आप क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। तो सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियली आपका जो है एरोमेटिक, हम तो एरोमेटिक कंपाउंड ही ले रहे हैं, तो ये है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, जैसे बेंजीन है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड था, लेकिन जैसे ही आपने इसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करा, इलेक्ट्रोफिलिक के हेल्प से एडिशन, अभी तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, अगले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऐड हुआ तो आपको क्या मिला, बेंजीनियम आयन यानी कि एरिनियम आयन। तो अगर आप यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी को चेक करने का ट्राई करेंगे तो इसकी एरोमेटिसिटी बदल जाती है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करी मैं। ओके, लेकिन इस केस पर अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो आपको सिर्फ 4 मिलेंगे। अगर यहाँ पर को एनायन भी बनता ना फिर भी ये एरोमेटिक होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलते, 6 ही मिलते। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। इट मीन 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है, एंटी एरोमेटिक। ये आपके कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में बदल जाते हैं। जब भी आप एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, जो आपका इंटरमीडिएट होता है, इसका बिहेवियर एज ए एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन आफ्टर रिएक्शन जब ये आपका इंटरमीडिएट बना, जब इसमें क्या, अभी तो मैंने क्या बोला, सिर्फ आप एडिशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया है, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट भी तो करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जिस पोजीशन में गया, उस पोजीशन में जो इनिशियली ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसे भी तो आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा
उसमें क्या होगा, आपका ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगेन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी आपके जो इनिशियली दो कंपाउंड होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है, वो आपके स्टेबल होता है और आपका जो इंटरमीडिएट होता है वो अनस्टेबल होता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये चीज समझ में आई। अब आप देखो एक और चीज की आपको मैंने बोला कि आपका इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल स्पीसीज को क्या करने के लिए, स्टेबल कराने के लिए, देखो स्टेबल कब होगा, जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। बट अगर इसके पास एक कंडीशन है, कंडीशन मतलब अगर यहाँ पर कोई रेजोनेंस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू अपने ये कार्बोकैटायन या फिर आप बोल सकते हैं एरिनियम आयन को एक बार के लिए स्टेबल कर सकते हैं, जैसा इसने यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को पूरे सिस्टम में मूव करा सकते हैं। कैसे, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, एक बार ये चाहेंगे कि हम इस पोजीशन में जाना चाहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, ये चीज तो आपको समझ में आती है। देखो ये आपका, मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये है आपका, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ओके, अभी ये इनिशियली ये पोजीशन में, अब ये डीलोकलाइज होकर अगर यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो देखो यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो देखो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले भी था, बाद में भी होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बन जाता है। आप देख सकते हैं ये बॉन्ड बना, तो इस पोजीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसकी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी बॉन्ड आपके एज इट इज है। ये बोलेगा कि चलो तुम तो डीलोकलाइजेशन शो करो, मैं भी करूंगा डीलोकलाइजेशन, तो ये क्या करेगा, खुद को यहाँ शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा फिर भी होगा, लेकिन इस पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगेन यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा मेटा सारी पोजीशन में मूवमेंट करके अपने पॉजिटिव चार्ज को एक बार के लिए स्टेबल कराना चाहता है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म क्लियर हुई। अब देखो, अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें, तो ये स्टेप आपका हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है, तो आपको मैंने क्या बोला, आपको पहले स्टेप में आपको इंटरमीडिएट बना, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट, देखो ये आपका इंटरमीडिएट, इस पर आपका इलेक्ट्रोफाइल तो ऐड हो गया, लेकिन एक ये ग्रुप है जिसे आपने लिविंग ग्रुप कहते हैं, इसे लीव भी तो करना है, तभी तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको आपने एलिमिनेट कराना है ताकि रिएक्शन आपकी सब्स्टिट्यूशन लगे। तो देखो क्या होगा, आपको पता है कि आपका इंटरमीडिएट क्या होता है, टोटली अनस्टेबल होता है। और आप बताइए, अनस्टेबल मतलब रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल चीज मतलब बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी। कोई चीज अनस्टेबल है, इट मीन अगर आप उसमें थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स करेंगे तो वो चिड़चिड़ी हो जाएगी, रिएक्टिव हो जाएगी। तो सेम चीज यहाँ है कि अगर आपको फर्दर इसमें रिएक्शन करानी है, तो ये तो खुद ही इतनी ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आप इसमें रिएक्शन कराएंगे, ये तुरंत रिएक्शन दे देगी। आपको पता है ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या है, बहुत अनस्टेबल होती है, जो कि 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो सीधे आपका इंटरमीडिएट बना, 3 सेकंड भी नहीं रुकेगा ये इंटरमीडिएट, और डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचिए ये स्टेप जितना आपका क्या है, ये इंटरमीडिएट जो बना ये एरिनियम आयन, ये अगर आपका प्रोडक्ट ये बनेगा ना, आपका प्रोडक्ट यहाँ पर को आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया और आपका लिविंग ग्रुप जो H था वो निकल गया, तो ये है आपका प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनने में, जो कि एक टाइप का आपका सेकंड स्टेप है, ये कितनी तुरंत प्रोसीड हुआ, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुरंत बना, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो एग्जिस्ट, देखो रिएक्टिव चीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये रिएक्टिव है, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ये तुरंत रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज को मतलब हम किसी चीज को मानते कब है, जब वो स्टेबल, मतलब हम बोलेंगे कि हाँ ये होता है, जब वो स्टेबल है तभी तो हम उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं। ये तो होती ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो कहां से ये यहाँ पर कोई रिएक्शन स्टॉप होगी, ये क्या तुरंत आपका प्रोडक्ट बना देता है। ओके, अब आप बताइए, जब ये रिएक्शन इतने फास्ट हो रही है, तो ये रिएक्शन उतनी स्लो भी तो होगी, क्यों, क्योंकि आपकी क्या है, अगर आप इनमें देखेंगे, आपको रेट तो निकालना है। देखो अगर आपको क्या रिएक्शन करा रहा है, आप उसमें रेट निकालेंगे, काइनेटिक्स क्या है वो तो निकालेंगे, तो आपको पता है रेट इन दोनों के कंपेयर में आप देखेंगे, ये तो आपकी खुद ब खुद फास्ट हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्लो होगी। बट ऑब्वियस सी बात हम मान नहीं सकते, हमको प्रॉपर रीजन चाहिए। प्रॉपर रीजन ये है कि यहाँ से क्या है, देखो अगर आप यहाँ पर को इसमें ये बॉन्ड तोड़ रहे, आपने अपना इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कैसे किया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ने के लिए। ओके, तो देखो ना, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग वैसे ही आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब आप बताइए, कोई स्टेबल चीज है, कोई इंसान पूरी तरह से स्टेबल है, आप चाहते हैं कि चलो भाई तुम पूरी तरह, उसका पूरी लाइफ स्टेबल है, आप चाहते हैं कि नहीं अपने किसी रिश्तेदार से जाके लड़ाई कर लो, मतलब किसी के साथ क्या है अनस्टेबल हो जाए, किसी के साथ बॉन्ड तोड़ के, तो वो क्या होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेंजीन का भी यही है, बेंजीन एक एरोमेटिक
एरोमेटिक कंपाउंड है, पूरी तरह से स्टेबल है। अब आप चाहते हैं कि बेंजीन तुम अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ के अपने आप को स्टेबल करो, अनस्टेबल करो, क्योंकि अनस्टेबल ही तो बन रहा है, बॉन्ड तोड़ा इसलिए अनस्टेबल बन गया। क्या बेंजीन राजी होगा ऐसा करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ये स्टेबल है, स्टेबल चीज को आप कैसे अनस्टेबल बनाने का ट्राई करोगे? आपने कर तो लिया, आपने बहुत मेहनत की और इसे अनस्टेबल बना लिया, बट इसको अनस्टेबल बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ये पहले से स्टेबल है, ये चाहेगा ही नहीं, बोलेगा चलो मैं तो स्टेबल हूं, मैं क्यों अपना बॉन्ड तोड़ूं। तो वही चीज यहाँ हो जाती है, इसका बॉन्ड तोड़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा डिफिकल्ट काम उतना टाइम टेकिंग होता है। तो ये स्टेप आपका काफी टाइम टेकिंग होता है। ओके, अब देखो आपको ये भी पता है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उस केस में आपका हमेशा जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। तो ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट बन गया, और इसी स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। अब आप क्यों कहते हैं, मैं आपको हर लेक्चर पे बताती हूँ जब भी रिएक्शन की बात आती है। इसका रीजन ये है क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप जो है ना, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन के अंदर क्या क्या हो रहा है उसको सब कैप्चर कर सकता है। मतलब ऐसा सोचने की बात है। अगर आप उससे बोलो कि अगर इस स्टेप के अंदर आप चाहो देखना क्या क्या हुआ है, तो ये स्टेप इतना स्लोएस्ट है, तो ये सारी चीजों को अपने माइंड पर रखते हुए चलेगा कि हाँ ये बॉन्ड हमने तोड़ा, इसको हमने जोड़ा। लेकिन ये स्टेप इतना फास्ट है कि ये तो खुद ही एग्जिस्ट नहीं किया, मतलब इतनी फास्ट ये रिएक्शन हुई, तो इसे खुद होश नहीं है कि हमने क्या तोड़ा, क्या जोड़ा, क्या बनाया। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप को क्या कंसिडर किया जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसी से आपका रेट पता चलेगा। तो रेट आपको ऑर्डर, मतलब रेट मतलब ऑर्डर का काइनेटिक्स क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप इसे कंसीडर करते हैं। और क्यों कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। रेट क्या होता है, रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं डायरेक्टली का साइन हटा के के कांस्टेंट लगा दूं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी कंसंट्रेशन टर्म पे। ओके, और कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, जो आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो अब देखो यहाँ आपकी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है, एक तो आपका रिएक्टेंट हो गया, दूसरा आपका इलेक्ट्रोफाइल भी तो है। इलेक्ट्रोफाइल को भूलिए मत। यहाँ आपको देखो, अगर इसको कंसीडर करते तो ये आपकी जो, अगर ये सपोज आपकी स्लोएस्ट स्टेप बोलते, तो यहाँ आपका रेट 1 होता, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड देखते तो आपको एक ही चीज मिल रही है, ये है आपका रिएक्टेंट, जो कि आपका इंटरमीडिएट है। ओके, लेकिन इसको तो हम कर नहीं सकते, बस मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। लेकिन यहाँ आपको रिएक्टेंट साइड दो चीजें मिल रही है, एक तो आपका इलेक्ट्रोफाइल, एक है आपका मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ रेट के टाइम पर कितने स्पीसीज होंगी, दो स्पीसीज, यानी कि एक होगा आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, दूसरा होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। और आप बताइए, दोनों की पावर इनिशियली 1 है, हमने एक एक लिया, तो इनकी काइनेटिक्स क्या होती है, इन दोनों का एडिशन क्या हुआ, 1 1 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करती है। इतनी चीज क्लियर है, आई ना क्लियर चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप सिंपल है। तो देखो, मैं अगर इसका थ्योरी बताऊं ना, तो थ्योरी में वही सारी चीजें लिखी है जो मैंने आपको बताएगी। देखो, एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, आपका पॉजिटिव चार्ज पूरे ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन में जा रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। और आफ्टर रिएक्शन आपको एरोमेटिसिटी वापस मिल जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो मैंने आपको बताया इतना टाइम लेके, वही चीज यहाँ थ्योरी पे लिखी हुई है। ये नोट्स मैं आपको शेयर करती हूँ, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ जाना कॉन्सेप्ट, वो मेरा काम है, आप बाकी पढ़ें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप और सिंपल। सेकेंड स्टेप क्या करेगा, आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट से अब आपने अपना लिविंग ग्रुप निकालना है यहाँ से H को। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, देखो आपको ना, अभी यहाँ पर को हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन मैंने लास्ट में जब आपको इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कराया था, वहां मैंने आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन दिखाई थी। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल लेके समझाया था कि कैसे यहाँ से H ग्रुप आपका निकल रहा है। क्यों, कैसे निकलेगा, आप बताइए। ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ये बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आएगी, क्योंकि देखो ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी होमोलाइट हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन में दोनों तो है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों है, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको पता है हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। तो कार्बन के ऊपर चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यह वाले कार्बन पे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर आ जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज, देखो H पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव हुआ, तो H पॉजिटिव जब बाहर आएगा तो इससे एक बाहर एक नेगेटिव स्पीसीज मिलेगी, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, तो ये इनके साथ कर जाता है कंबाइन। मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में फर्स्ट लेक्चर पे ऑलरेडी बताया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की फॉर्म से। ओके, तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन, आप जितने रिएक्शन देखते हैं, ये सारी रिएक्शन इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ से H निकल जाएगा और आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर को मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि चलो भाई, यहाँ पर तो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को कहाँ फेंक दिया आपने। देखो, नेगेटिव चार्ज का क्या हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मैं यहाँ से ये H को एलिमिनेट कर देती हूँ। ओके, H आपका बाहर एक दूसरा कंपाउंड होगा। देखो, क्योंकि देखो ना, एक चीज आप बताइए, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल
मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं ले लूं, यानी कि ये कह, जैसे हमने क्या Cl2 का केस लिया था ना, Cl2 के केस में मैंने आपको क्या बताया था, Cl में ये जो आपके Cl2 है, इसमें एक Cl2 क्या है, एज अ पॉजिटिव बिहेव करता है, एक Cl एज अ नेगेटिव। यानी कि अगर आप Cl2 यहाँ पर को कंडीशन में लेंगे तो ये Cl2 तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा जो यहाँ पर एंटर हो गया, और ये Cl2 आपकी रिएक्शन कंडीशन में मिलेगा जो कि आपका ये H को लेके HCl बन के बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आपका ये एरिनियम आयन जो आपका एंटी एरोमेटिक था, इन्हें एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का काम ये भी तो कर सकता है। आप क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ना शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसलिए शो करा है क्योंकि ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये वाला बॉन्ड कहाँ पे था, देख सकते लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर को, वरना बॉन्ड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है, देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ पर को नहीं है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज भी कार्बन पे नहीं रह सकता, ये कार्बन बोलेगा कि चलो मेरे पास तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मैं ऐसा करता हूँ इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो आपको पता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये कभी भी बॉन्ड, कभी भी लोन पेयर, कभी भी क्या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इस नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा और ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अब देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, जो कि आपका क्या है, एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, आई चीज क्लियर। तो ये रहती है इसकी सिंपल रिएक्शन, जो है आपका क्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी सिंपल रिएक्शन, और इसका क्या होगा, ये आपकी फास्टेस्ट स्टेप होगा। इसके लिए आप रेट डिटरमाइन कर नहीं सकते, बाकी चीजें वही होगी। ओके, इतनी चीज क्लियर है, अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी तो पूछ लीजिएगा। ओके, तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर को लिखी। इस स्टेप में क्या होगा, आपका एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड दोबारा रिजेनरेट हो जाएगा। और इस स्टेप में क्या, ये आपकी फास्टेस्ट स्टेप है। क्यों है, क्योंकि मैंने बता दिया, इंटरमीडिएट तो आपका रह ही नहीं सकता, ये तुरंत रिएक्शन कर देता है, ये 3 सेकंड के लिए भी नहीं रहता, मैंने आपको बताया, ये तुरंत रिएक्शन करेगा और अपना प्रोडक्ट बना देगा। सॉरी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए, अब हम लोग लास्ट चीज देख लेते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर आप इसका बताना चाहेंगे तो क्या बनेगा। ओके, तो देखो ये थ्योरी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप यहाँ देखिए, ठीक है। पहले बताइए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको क्या बताता है। एनर्जी प्रोफाइल आपको ये बताता है कि आपका जो रिएक्शन आपने कराई, उसमें जो रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, इंटरमीडिएट था, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, उनकी एनर्जी लेवल क्या है, ये सारी चीजें तो बताएगा। और आपको पता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, मतलब एनर्जी बताएगा, और एनर्जी की बेसिस पे आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, एनर्जी की बेसिस पे आप स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा स्पीसीज अनस्टेबल, उतना ज्यादा स्पीसीज क्या होगी, आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। ओके, हाँ, ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ पे जो ये प्लॉट है ना, इस पर जो ये वर्टिकल लाइन है, ये आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे एनर्जी लिखेंगे, वो भी कौन सी एनर्जी होती है, ये पर्टिकुलरली होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये आप जितना ऊपर को जाएंगे उतनी वैल्यू इंक्रीज होगी, और ये आपकी रिएक्शन कंडीशन है। ये आपको ग्राफ क्या दिखा रहा है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखो ये आपको कुछ ऐसे दिखा रहा है, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, तो इस टाइप का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखेगा। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये आपको रिएक्टेंट की पोजीशन दिखा रहा है कि आपका रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ है। देखो रिएक्टेंट के पास कुछ न कुछ एनर्जी है, और होनी भी चाहिए। क्यों, अगर रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, रिएक्टेंट के पास थोड़ी तो एनर्जी होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका रिएक्टेंट। ओके, अब ये वाली पोजीशन देखो, अगर आप अपना प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी रिएक्टेंट से थोड़ी नीचे आती है। ओके, क्यों आती है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज्यादा स्टेबल चीज है, अगर वो अनस्टेबल होता तो उसमें फर्दर रिएक्शन हो जाती, लेकिन प्रोडक्ट है आपका स्टेबल, तो स्टेबल है तो उसमें रिएक्शन कराने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये बन गया आपकी इसकी एनर्जी होती थी, या तो ये दो समझे। लेकिन हमारा मेन चीज है आपका इंटरमीडिएट, मैं आपको आपका इंटरमीडिएट दिखाती हूँ, ये है आपका इंटरमीडिएट, 1 2 3, तो ये 3 पीक है आपके इंटरमीडिएट की। ओके, ये 3 पीक आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पहली चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं इनकी एनर्जी कितनी ऊपर लाई कर रही है, देखो ये दोनों। ओके, ये दोनों पीक की एनर्जी तो और ज्यादा, यानी कि ये दोनों स्टेट जो है आपकी इंटरमीडिएट की बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ये भी स्टेट आपकी अनस्टेबल है, लेकिन इनके कंपेयर में थोड़ी कम अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, जिसकी कम एनर्जी वो उतना ज्यादा स्टेबल। ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल, देन ये, देन ये, देन ये चीज तो क्लियर है। अब आपको मैं स्टेट के बारे में बताती हूँ, तो ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए ये जो पहली स्टेट है ना,
ये आपकी एरिनियम आयन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो ये क्या है, एरिनियम आयन ही तो आप देख सकते हैं पूरे सिस्टम में क्या है, यहाँ पर को देखो, ये आपका यहाँ पर को आपका इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है, हाइड्रोजन लगा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल लगा है। ओके, तो पहले केस में देखो आपके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। ओके, लेकिन दूसरे स्टेट पे जब आपका यहाँ से पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या होगा, कब एलिमिनेट होगा, जब आपके सिस्टम में रेजोनेंस आएगा। मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट है तो आपके अनस्टेबल, लेकिन आप इंटरमीडिएट का क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आप खुद से ये ट्राई करते हैं कि हम अपने इंटरमीडिएट को थोड़ा स्टेबल बना दें। तो यहाँ पर को क्या हो गया, देखो आपने क्या किया सेकंड केस में, जैसे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ शो किया तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज एलिमिनेट हो गया, हट गया, और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, एनर्जी थोड़ी कम होगी, यानी कि क्या हो गया, आपका कंपाउंड स्टेबल हो गया। क्योंकि रेजोनेंस की हेल्प से आप क्या करते हैं, चीजों को स्टेबल ही तो बनाते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। तो रेजोनेंस करा के आपने यहाँ पर को क्या किया, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपने अपने एरिनियम आयन को थोड़ा सा स्टेबल किया। ओके, अब अगले केस पे क्या होगा, जैसे आपके सिस्टम में आपका जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, आपके सिस्टम में एक, मैंने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। जैसे आपका Cl एज अ पॉजिटिव जो था वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा था, बट Cl एज अ नेगेटिव वाला वो एज इट इज था। ये मैंने क्या बोला, रिएक्शन कंडीशन में होगा, जो कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है इसे करेगा एलिमिनेट। ओके, तो वही चीज यहाँ पर को रिप्रेजेंट की हुई है कि यहाँ पर को क्या है, आपका जो ये H पॉजिटिव आयन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहा है, आपके जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, इसे यहाँ पर को ए नेगेटिव दिखाया है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहा है। यानी कि ये किस स्टेट की बात करी, इस स्टेट की बात। तो ये वाली जो स्टेट है वो आपकी कहाँ लाइक कर रही है, यहाँ पे, ये भी आपकी बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट रहती है। तो सिंपल सी बात, जो आपका पहला एरेनियम आयन बना वो आपका अनस्टेबल है, लेकिन जब आपने अपने एरेनियम आयन का रेजोनेंस कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो इसकी क्या है, थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, ये थोड़ा सा स्टेबल होने लगा। लेकिन यहाँ पर आप स्टेबिलिटी को, यहाँ पर आप खत्म तो नहीं कर सकते ना अपनी रिएक्शन को, क्यों, क्योंकि वो अभी भी थोड़ी एनर्जी कम हुई है, देखो थोड़ी सी एनर्जी कम हुई है। ओके, इसका मतलब ये थोड़ा स्टेबल हुआ, बट इसका मतलब तो नहीं है कि ये पूरा स्टेबल हो गया। तो पूरा स्टेबल आपका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप देखिए इसकी एनर्जी कितनी कम है, इसकी एनर्जी फिर भी कितनी ज्यादा है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा है तो ये स्टेबल, अनस्टेबल तो है, बट इनके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है। ओके, फिर अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें फर्दर रिएक्शन कराएंगे। फर्दर रिएक्शन के लिए आपने क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को करना है एलिमिनेट। तो वो कैसे करेंगे, जब आपके सिस्टम में एक नेगेटिव स्पीसीज होगी उसकी हेल्प से, क्योंकि हाइड्रोजन आपका पॉजिटिवली चार्ज, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी ये स्टेट बनी ये भी आपकी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, वही चीज यहाँ पर को रिप्रेजेंट की है। अगले स्टेप में क्या होगा, आपकी एनर्जी डायरेक्टली डिक्रीज होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये तुरंत डिक्रीज होगी और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि एक स्टेबल स्पीसीज है। इतनी चीज क्लियर है। तो सिंपल इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। तो ये साथ ही साथ यहाँ पर को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की बात की हुई है। देखिए, ये बोल रहा है जो आपका एनर्जी डायग्राम है रिएक्शन का, ये जो पहली स्टेप है ये बहुत ही ज्यादा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया, ऐसी रिएक्शन को आप एंडोथर्मिक बोलते हैं जब आपका बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी का कंजप्शन होना, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी जब आपकी रिलीज होती है आप उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है तो आप उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपने इस स्टेप को क्यों बोला, क्योंकि देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन कब होती है, मैंने क्या बोला, जब आपकी एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब आपकी एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, और एंडोथर्मिक, अब आपकी जो एनर्जी है वो कब कंज्यूम होती है, जब भी आपके क्या है, दो एटम, जो दो सेपरेट एटम है ये क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो दो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये जो स्टेप है इसे भी तो आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया था, अगर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई तो पहले स्टेप में क्या है, आपका बॉन्ड ही तो बना, बॉन्ड ब्रेक तो नहीं हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड बना, आपने एक नया बॉन्ड बनाया। तो मैंने क्या बोला, जब भी केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी का कंजप्शन होता है, वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं। और आपको पता है एनर्जी जब ऑब्जॉर्व होती है ऐसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये यही बोल रहा है कि आपकी जो पहली रिएक्शन है, पहला जो स्टेप है ये आपका हाईली एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। ओके, और इस केस में अगर आप डेल्टा जी की वैल्यू देखेंगे, डेल्टा जी डबल डेगर बोला है। ठीक है, डेल्टा जी डबल डेगर मतलब कि अगर आप गिब्स फ्री एनर्जी की, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी किसके लिए, अपनी जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डेगर के साइन से। तो अगर आप इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू, वेट कीजिए मैं इंक चेंज करती हूँ। ओके, कौन सी ले, ये ले लेते हैं। ओके, तो देखो अगर आप यहाँ पर को डेल्टा जी क्या बताता है, आपका रिएक्टेंट
देखो समझ में आ रहा ना, आपकी जो गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू आपके रिएक्टेंट की, उससे आप अपने गैस फ्री एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट की वैल्यू को माइनस करेंगे तो चेंज को क्या बोलते हैं, माइनस आता है, मतलब क्या होता है, चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप डबल डैगर में लेंगे, डबल डैगर मतलब आपकी ट्रांजिशन स्टेट। तो ये बोल रहा है कि इस केस में जो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, देख सकते हैं वैल्यू आपकी ज्यादा आई है। ओके, तो ये हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब अगले स्टेट में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर अ लॉट ऑफ एरो लॉस। पहले स्टेप में क्या आपकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग कहते हैं, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन सेकंड स्टेप जो है ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बोल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक का एग्जैक्ट उल्टा, यानी कि अगर आपकी किसी रिएक्शन में एनर्जी का लॉस हो रहा हो, एनर्जी का लॉस मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसे आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपका देखो मैंने क्या बोला, जब भी दो बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी हमेशा कंज्यूम होता है, इसलिए आप बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कभी भी कोई भी बॉन्ड टूटता है, आपका ए बी था और आप इनको तोड़ना चाह रहे हैं, तो ए को अलग बी को अलग बनाना चाह रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही तो होगी। जब भी बॉन्ड जुड़ते हैं एनर्जी कंज्यूम होती है, और एनर्जी कंज्यूम होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कभी भी बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी होती है रिलीज। जैसे आप बोल सकते हैं बॉन्ड टूटा तो क्या हो गया, वो आजाद हो गया, आजाद हो गया, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। ओके, एनर्जी रिलीज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या बोल रहा है कि आपके सेकंड स्टेप में आप देखो बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हैं, आपका यहाँ पर कोई हाइड्रोजन एटम था, आपने हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज से कंबाइन करा के बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से बेंजीन रिंग से तोड़ दिया, जिसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर को क्या हो रहा है, हीट या आपकी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। और देखो अगर आप इसमें डेल्टा जी डबल डैगर की वैल्यू देखेंगे तो ये आपकी बहुत कम आएगी, यहाँ पे क्या होगी, इतनी डबल डैगर की वैल्यू होती है, ये देखो यहाँ से आपकी यहाँ तक की जो ये वैल्यू होती है इसे बोला जाता है डेल्टा जी डबल डैगर। तो इनकी वैल्यू देखो, इन दोनों की कितनी कम है और इसकी कितनी ज्यादा और इसकी कितनी कम है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, यहाँ पर को आपको समझा दिया क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर को जो आपकी स्टेप होगी वो आपकी क्या होगी, डेल्टा जी की डबल डैगर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। इतनी चीज क्लियर है। तो ये सिंपल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर आई चीज है। तो कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी, तुरंत तो नहीं, जब भी मैं फ्री होंगी मैं पक्का रिप्लाई करूंगी। ओके, तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये था आपका एरिनियम एंड मैकेनिज्म और साथ ही साथ उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ तो मदद मिली हो। तो अगर मिली होगी तो प्लीज रिस्पॉन्स भी कीजिएगा। तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।